मशहूर अमेरिकी राइटर और पोएट मार्क ट्वेन ने कहा था कि वन मस्ट ट्रैवल टू लर्न, यानी जानने के लिए सफ़र करना ज़रूरी है। और फिर जब दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से मुताल्लिक जानना हो तो इस मुल्क का सफ़र करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, जहाँ होने वाली तब्दीलियों से पूरी दुनिया के तब्दील होने का इम्कान होता है। जी हाँ, पिछले हफ्ते मैं दुनिया की दौड़े लगवाने वाले या डोरे हिलाने वाले मुल्क का तासुर रखने वाले मुल्क अमरीका में मौजूद थी, जहाँ अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा सदर बन चुके हैं। अच्छा, वैसे अमरीका और यूरोप भी अजीब खित्ते में हैं। यहाँ मुकर्ररा मुद्दत में पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाते हैं, ना सेलेक्टेड के ताने, ना इंतखाबी निशान देने के फैसले, ना कागजत नामजदगी छीनने के इल्ज़ामात, ना वफादारियाँ तब्दील करने का रोना, ना मार धाड़, ना कबल इस वक्त इलेक्शन के मुतालबे, ना हुकूमतें बनाने और गिराने वाली कोई खुफिया ताकत का पर्दे के पीछे कोई जोड़ तोड़, ना फॉर्म 47 की बैसाखियों का सहारा, ना कोई जॉगर ग्रुप, ना प्रेशर ग्रुप, ना ही किसी का किसी गेट से कोई ताल्लुक या वास्ता, और ना ही कोई किसी नर्सरी का बूटा, ना कोई किंग्स पार्टी, और ना ही रातों रात इंतखाबी नताइज तब्दील करने के इल्ज़ाम। भाई बहुत ही बोरिंग किस्म के इलेक्शन थे। और मैं अमेरिका में जहाँ भी गई ना, वहाँ ट्रंप के हामियों की अक्सरियत हलफ बर्दारी का बेसब्री से इंतज़ार करती रही, और कैपिटल हिल और वाइट हाउस के शहर वाशिंगटन डीसी में ज़ोर शोर से तैयारियाँ जारी थी। अब दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स कैमला हारिस की शिकस्त पर अफसरदा तो हैं, लेकिन मुस्तकबिल से मायूस नहीं हैं। मैंने किसी डेमोक्रेट को ये कहते हुए नहीं सुना कि ट्रंप ने रेड लाइन अबूर की, अमेरिका की अजमत के निशान कैपिटल हिल पर हमला करवाया। उसके हामी ट्रंप के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त कैसे मिल गई, उसकी नाअहली बरकरार क्यों नहीं रही, और उसकी रिहाई के बाद कोई दूसरा मुकदमा बनाकर जेल में क्यों नहीं रखा गया। बल्कि 10 जनवरी को ट्रंप को एक मुकदमे में सज़ा भी हुई, लेकिन इतनी मामूली सज़ा कि अब सुनकर ही हंसी आ जाती है। अच्छा, अब इस सब के बावजूद उल्टा डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स को मुबारकबादें दे रहे हैं, तो मुझे तो अमरीकी रियासत में पाकिस्तान की तरह कोई बड़ी हलचल ना देकर बड़ी मायूसी हुई। लेकिन बहरहाल ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से जो करने जा रहे हैं, हाँ, इस पर बहुत चहमगोइयाँ ज़रूर हो रही हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल को शुमाली कोरिया और वेनेजुएला के लिए स्पेशल मिशंस का इन्वॉय मुकर्रर किया है। अगरचे इस जॉब का पाकिस्तान से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल ने आते ही इमरान खान की हिमायत में उनकी रिहाई की मुहिम का हिस्सा बनकर पाकिस्तान में तो एक तूफ़ान ही बर्पा कर दिया था, और लग ये रहा था कि पाकिस्तान में हुकूमत के अंदर एक पैनिक का माहौल है। फिर चंद वुज़रा ने रिचर्ड ग्रेनल को जवाब दिया तो वो भी उनको उल्टा ही पड़ गया, और फिर रिचर्ड ग्रेनल ने बाकायदा सबको टैग कर 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 जवाब देना शुरू कर दिए। इसीलिए तो फिर बड़े पहले तोलने और फिर बोलने का कहते हैं ना, लेकिन जहाँ ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वज़ीर दिफा हों, वहाँ तो बोलने के बाद भी तोलने का रिवाज नहीं है। शायद इसीलिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बोलना ही छोड़ दिया है, और लगता है कि वो इतने मायूस हो गए हैं कि सियासत से ही किनारा कश हो गए हैं। तो ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कुछ सीख लें कि जब बोलने को कुछ ना हो तो फिर खामोश रहना बेहतर है, वरना फिर एहसन इकबाल साहब की तरह ट्वीट्स डिलीट भी करने पड़ जाते हैं। खैर, अब रिचर्ड ग्रेनल कैलिफोर्निया की आग पर बोलने की वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान के इशूज़ हैं उस पर वो फ़िलहाल तो खामोश हैं। बहरहाल, मैं ट्रंप इंतज़ामिया की बात कर रही थी ना, तो बात यहाँ तक रुकी नहीं है, बल्कि ट्रंप ने टेमी ब्रूस को दफ्तर खारजा स्टेट डिपार्टमेंट का तर्जुमान भी मुकर्रर किया है। टेमी ब्रूस फॉक्स न्यूज़ के लिए कॉलम भी लिखती रही हैं, और इमरान खान की हिमायत में वो बयानात भी दे चुकी हैं। अब इन तैनातियों से अंदाज़ा होता है कि नया अमरीका बाइडन के अमरीका से मुख्तलिफ होगा, और बहुत मुमकिन है कि ट्रंप हलफ बर्दारी के चंद हफ्ते बाद इमरान खान की हिमायत में कोई बयान जारी कर दें या इंसानी हुकूक के हवाले से कोई मुतालबा कर दें। अच्छा, अब एक परेशान कुन चीज़ ट्रंप इंतज़ामिया में भारतीय असर रसूख है। ट्रंप ने भारतीय निजात तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया है, और तुलसी गबार्ड को मोदी हुकूमत के बहुत ही करीब समझा जाता है। फिर कश्यप पटेल उर्फ कैश पटेल को FBI का डायरेक्टर लगा दिया गया है। तो इस सब में हमारे लिए सबक सीखना ये है ना कि हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, और मुल्क से नफरत और जो इस वक्त मुल्क में पोलराइजेशन है उसका खात्मा करने के लिए सबको ज़ाहिर है एक एक कदम पीछे हटने की भी ज़रूरत है। अच्छा, अब एक और चीज़ अच्छी ये हुई है कि आर्मी चीफ की तरफ से फ़ौजी अदालतों से जो सज़ा याफ्ता 19 मुजरिमान थे उनको सज़ा दी गई थी, उनको माफ़ कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जजेस के रिमार्क्स से अब ये लगता है कि शायद इस मुकदमे का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ जाए। मैं समझती हूँ कि अब 9 मई का किस्सा ख़त्म होना चाहिए, और फ़रीक़ैन को एक ऐसे मुआहदे के ऊपर पहुँचना चाहिए जिसमें सबकी जीत हो, और फिर आइंदा पाकिस्तान में ऐसा कोई वाक़या होने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्योंकि ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, और ये हमारे दिफा की ज़ामिन है, और यकीनन फ़ौज से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गलतियाँ की हैं, उनसे भी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं नहीं या तुम नहीं, यही चलता रहेगा। और अब वाकई ये सब बहुत हो गया है। तो इमरान खान यकीनन मकबूल हैं, लेकिन ये भी अब हकीकत है कि वो इस वक्त कबूल नहीं हैं। अब जुमे को 190 मिलियन पाउंड केस में उनको 14 साल कैद की सज़ा हुई। अब मैं इस केस की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उसमें तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है उसके ऊपर बड़ी बात हो चुकी है। लेकिन ये बात तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सज़ाएँ करप्शन पर नहीं, अदम कबूलियत पर होती हैं। अब कबूलियत हो जाए तो 8-8 साल की सज़ाएँ सिर्फ चंद समातों में ही ख़त्म हो जाती हैं, ना अहलियाँ मिट जाती हैं, और कबूलियत ना हो तो फिर इद्दत जैसे बेहुदा किस्म के मुकदमात में भी सज़ाएँ हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान का असल मसला 190 मिलियन पाउंड केस नहीं है, बल्कि 9 मई ही है।
अच्छा, खान साहब बेशक माफ़ी ना मांगें 9 मई पे, लेकिन अफसोस का इजहार तो कर दें तो ये बेहतर है, अच्छा है। हाँ, बल्कि एहतजाज का एक तरीका तो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी बताया है, और वो जापानी तरीका एहतजाज है। वैसे क्या बेहतरीन बात है, लेकिन अगर यही काम आप खुद 90 की दिहाई में कर लेते तो शायद सुप्रीम कोर्ट पर हमला ना होता, और ना ही मरीम नवाज़ की तरह नैब के दफ्तर पर हमला करना पड़ता, और ना ही इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना पड़ते। शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान को जापान बनाना है ना आपने, तो यहाँ जापान की तरह का इंसाफ भी दें, जापान की तरह की सेहत और तालीम भी दें, जापानी बुजरा जैसी सादगी जो है उसको भी इख्तियार करें, और ये प्रोटोकॉल अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे और मराद भी खत्म कर दें। अच्छा खैर, पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका में जहाँ कुछ परेशान कुन खबरें हैं, वहीं पाकिस्तान में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात से एक अभी उम्मीद बाकी है। वैसे मेरे ज़राए ये कहते हैं कि असल मुज़ाकरात जो हैं वो कहीं और हो रहे हैं, लेकिन जहाँ भी हो रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। और वैसे भी ये कोई पहली मरतबा तो नहीं है ना कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी सियासी जमात के डायरेक्टली मुज़ाकरात हो रहे हों। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जनरल मुशर्रफ से डील करके वतन वापस आई थी, फिर जरदारी साहब भी वो ईंट से ईंट बजा देने का बयान देने के बाद दुबई गए, तो फिर डील कर ही वापस आए थे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी तो इस्टेब्लिशमेंट से डील करके ही इलाज के लिए बरतानिया गए थे ना। बहरहाल लगता है कि हुकूमत के लिए फ़िलहाल तो फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है, अदलिया को वो पहले ही मातहत कर चुके हैं, और मीशत भी अब कुछ चल ही पड़ी है। तो दूसरी तरफ अच्छी बात है और उम्मीद भी है कि इमरान खान भी अब बहुत कुछ सीख और समझ चुके होंगे, और उन्हें खोटे खरे वफादार और बेवफा की पहचान हो चुकी होगी, और आज नहीं तो कल उन्होंने बाहर तो आना ही है इंशाल्लाह, और वो बाहर आएंगे तो एक बदले हुए इमरान खान होंगे। अब जो टीम बनाएंगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में फिर एक नई शुरुआत होगी और दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।